नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बक्सर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग बंगाल राज्य के उदय के बारे में चर्चा करते हुए धीरे धीरे बंगाल के जितने भी नवाब हुए हैं उनके बारे में चर्चा की थी। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मीर कासिम और मीर जाफर के बारे में चर्चा की थी, और उसके पहले अगर हम बात करें तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बारे में चर्चा की थी। तो आइए आज शुरू करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिएगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 को। और ये युद्ध हुआ कहाँ था? तो बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। जितने लोग हमसे लगातार जुड़े हैं तो उनको तो पता होगा कि इस समय बंगाल की स्थिति क्या है, परंतु कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं तो मैं उनको बता दूं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस समय गद्दी पर बैठा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की हत्या करके अंग्रेजों ने, या कह सकते हो रॉबर्ट क्लाइव ने, मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया था। मीर जाफर कुछ दिन गद्दी पर बैठता है, उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला जाता है और रॉबर्ट क्लाइव की जगह पे वेंसीटाट गवर्नर बनकर आता है। वेंसीटाट को हार्वेल एक सजेशन देते हैं कि मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाए। फिर उसके बाद में मीर कासिम गद्दी पर बैठता है। मीर कासिम जैसे ही गद्दी पर बैठता है, कुछ उसने गतिविधियां अलग तरीके से की, अंग्रेजों के विपक्ष में कह सकते हो कर दी। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। धीरे धीरे अंग्रेजों को मीर कासिम खटकने लगा था। इसके चलते अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण करना शुरू किया। सबसे पहले कटरा का युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध हुआ, उदय नाला का युद्ध हुआ। इसमें मीर कासिम हारा था, लेकिन इतनी उसकी स्थिति खराब नहीं हुई थी क्योंकि उसने अपने सैन्य प्रशिक्षण को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया था। परंतु फिर एक युद्ध होता है महत्वपूर्ण, बक्सर का युद्ध, और इसमें मीर कासिम परास्त होता है। क्या है युद्ध? आइए चर्चा करते हैं। तो ये युद्ध हुआ है 23 अक्टूबर 1764। स्थिति क्या है? तो इधर हम बात करें तो एक मुगल शासक थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय। उधर शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक हैं, यहां पे चलो हम लिख देते हैं मुगल शासक, मुगल शासक। ये युद्ध में कैसे सम्मिलित हो गए? तो क्या है, उधर जब मुगल 1700, वही लगभग समय है 1759 का, उधर गद्दी पर बैठ जाता है शाहजहां तृतीय। इमादुल मुल्क शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर नहीं बैठने दे रहा है, जिसके चलते ये भाग आया है ये अवध वाले क्षेत्र में शुजाउद्दौला के पास में। तो ये हो गए। इसके अलावा मीर कासिम, मीर कासिम ये कौन था? बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। इनकी स्थिति क्या है? तो जब ये उदय नाला का युद्ध हारे हैं तो ये भी भाग कर पहुंच गए हैं अवध। ठीक है, अब यहां पे ये हो गए। एक और नाम जोड़ याद रखना है, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला ये कौन है? अवध के नवाब, अवध के नवाब। देखो, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम ये भाग कर आए हैं अवध के नवाब के यहाँ। अब आपके यहाँ, आपके दिमाग में एक प्रश्न उमड़ रहा होगा कि क्या अवध का नवाब इतना शक्तिशाली था कि सभी दौड़ दौड़ के इन्हीं के यहाँ आ रहे थे? तो ऐसा नहीं था। हाँ, शक्तिशाली था लेकिन इतना नहीं था। बात यह है कि जो ये शुजाउद्दौला था, इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो सभी जितने अन्य आसपास के पड़ोसी शासक थे उनको लगता था कि इस व्यक्ति पे, शुजाउद्दौला पे, अहमद शाह अब्दाली का हाथ है। अगर इस पे कुछ चोट आएगी तो अहमद शाह अब्दाली इसकी सहायता करेगा। इसलिए इधर से शाह आलम द्वितीय भी भागकर इन्हीं के पास आया था और मीर कासिम भी इनके साथ आया था।
अब अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे उनको तो लगता था मैं जिधर रहता हूं उधर तो युद्ध जीतते ही जीतते हैं, इसलिए ये बहुत कॉन्फिडेंस में था कि हम तो युद्ध जीतेंगे ही जीतेंगे। और इसके चलते 1764 में ये लोग जो है युद्ध करते हैं। उसके पीछे मैं लोग कहानी पहले समझ लेते हैं। देखो 1757 में क्या था, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। इसमें तो अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई है, ये तो आप सब जानते ही हैं। इसके बाद में आप सभी को पता है 1759 ये क्या है, तो जब मीर जाफर गद्दी पर बैठा था, मीर जाफर गद्दी पर बैठता है 1757 से 1760 के मध्य में, तो मीर जाफर धीरे धीरे देख रहा था कि अंग्रेज हमको लूटते ही जा रहे हैं, हमारा राज दरबार में जितना जो है खजाना था सब अंग्रेज जो है लूटे ले जा रहे हैं। तो मीर जाफर ने धीरे धीरे अपनी दोस्ती डचों लोगों से करना शुरू कर दी थी। तो डच की गतिविधियां इस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गई थी, बंगाल वाले क्षेत्र में, जिसके चलते अंग्रेजों ने सोचा कि अरे डच वाले लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं। तो अंग्रेजों ने जो है बेदरा के युद्ध में डचों को बिल्कुल परास्त कर दिया और उनका राजनीतिक कह सकते हो जीवन बिल्कुल भारत में समाप्त कर दिया। तो 1759 में क्या होता है, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध किसके इसके मध्य में, तुम कहेंगे ब्रिटिश और डच के मध्य में। तो यहां से डच तो खत्म हो गए हैं, कह सकते हो इनका राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म हो गया है, सिर्फ जो है व्यापारिक एकाधिकार रहेगा या व्यापार कर सकते हो। तो 1759 में ये। इसके अलावा अभी अंग्रेजों के पास एक चीज और थी, वो क्या थी, अंग्रेज देख रहे थे कि डच भी हमारे सामने परास्त हो चुके हैं, इधर हमने बंगाल वाले क्षेत्र में कब्जा कर ही लिया है, अब इनके एक ही दुश्मन बचे थे, वो कौन है, फ्रांसीसी। तो उनके साथ भी एक 1760 में युद्ध हो जाता है, वान डिवाश का युद्ध। वान डिवाश का युद्ध। और ये तो आप सभी को पता है कि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था उसमें ही वान डिवाश का युद्ध हुआ था, किसके इसके मध्य में, ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य में। और इसमें ब्रिटिश जीते थे, फ्रांसीसी हार गए थे। तो धीरे धीरे भारत में पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेजों का कब्जे में था और अंग्रेज भी जो है बहुत भी कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो ये युद्ध जीत ही लेंगे। और इधर ये तीन शक्तियां मिल गई हैं, इनको भी भरोसा है कि हम तो युद्ध जीत ही लेंगे। अब जो है युद्ध शुरू होता है, ये तीन एक तरफ और अंग्रेजों की तरफ थे हेक्टर मुनरो अपनी तरफ, कह सकते हो। अब इधर सेना लगभग में 60,000, इधर सेना कितनी है, 60,000, और इधर बहुत ज्यादा हैं लोग, तो लगभग में 2 से 3,000 लोग। इधर हैं 2 से 3,000 लोग और इधर कितने हैं, 60,000 लोग। अब क्या होता है, अब आपके फिर दिमाग में आया गया कि प्लासी का युद्ध तो एक षड्यंत्र के द्वारा अंग्रेजों ने जीता था, फिर इसमें 2-3 हजार लोग जो है कैसे 60,000 लोगों को परास्त कर दिए, ये तो आपके दिमाग में आया होगा। तो इसमें ये कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था, इसमें अंग्रेजों का पराक्रम था। कहने का तात्पर्य है अंग्रेजी लोगों के पास 20 तोपें थी। कितनी तोपें, 20 तोपें। जितने भी शुजाउद्दौला के पास घुड़सवार थे वो उन तोपों के सामने टिक नहीं पाए और तोपों से कह सकते हो ये जो अवध के नवाब थे इनकी सेना को उड़ा दिया गया। अब क्या होता है, देख युद्ध शुरू होता है 23 अक्टूबर 1764 में। इसमें क्या होता है, बिल्कुल परास्त कर दिए जाते हैं कौन, तो हम कहेंगे ये शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। अरे ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई, ये 23 अक्टूबर नहीं है 22 अक्टूबर है, इसको याद रखना। वही हम बार बार देख रहे थे कि 23 अक्टूबर, ये 22 अक्टूबर है, इसको आप सही कर लीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को। हाँ, हम लोग ये बात कर रहे थे कि इसमें जो है ये पूरी तीनों सेना पराजित हो जाती हैं या तीनों व्यक्ति हार जाते हैं। इसमें शाह आलम द्वितीय था, ये भी भाग गया। मीर कासिम सबसे पहले तो यही भागा था। शुजाउद्दौला ये भी भाग गए, या कह सकते हो ये यहाँ से सेना छोड़ के भाग गए, अपनी संधि करने के तैयार हो गए। मीर कासिम तो वैसे वो बेकार आदमी था, क्योंकि उधर जो है गद्दी पर कौन बैठा है, नवाब बन के, उधर नवाब बन के बैठा है मीर जाफर। क्योंकि मीर कासिम के बाद में पुनः जो है मीर जाफर गद्दी पर बैठ जाता है। कई बार प्रश्न आया और बहुत से बच्चों ने गलत भी किया है,
पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में नवाब कौन था, या बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था, क्योंकि उस समय मीर जाफर गद्दी पर बैठा है, ना कि मीर कासिम। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मीर कासिम तो गद्दी पर से हटा दिया गया है, तभी तो जो है मीर जाफर गद्दी पर बैठा है। तो ये आपको याद रखना है। कब से कब तक बैठा था? 1763 से 1765। ये जो है दोबारा जो है जब गद्दी पर बैठता है। और इधर युद्ध कब हुआ है? 1764। तो यहाँ पे कहाँ पे नवाब है? मीर कासिम। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो है हेक्टर मुनरो जीत जाता है और इसमें ये हार जाता है। मीर कासिम तो भैया इनकी हालत तो खराब हो गई थी, ये भाग गए। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मीर कासिम की स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये भागकर थोड़े दिन बाद, लगभग 12 वर्ष बाद, बिल्कुल भिखारी के रूप में जो है लाल किला की सीढ़ियों के पास देखा गया था। इतना गरीब हो गया था, ये दिल्ली वाले क्षेत्र में भाग गया था और उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उधर जो है मीर जाफर की भी 1765 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है? इधर शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलो यहीं पे लिख देते हैं। एक तरफ हम क्या लिख देते हैं? एक तरफ हम लिख देते हैं शुजाउद्दौला, या चलो पहले शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और इधर लिख देते हैं शुजाउद्दौला। देखो, शुजाउद्दौला के साथ जितनी संधियां हुई थी, मैंने जब अवध के बारे में आपको पढ़ाया था तो वहां पे पूरी संधि के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, परंतु यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, इधर है शाह आलम द्वितीय और इधर है शुजाउद्दौला। इनके साथ अंग्रेजों की संधि होती है, क्योंकि मीर कासिम तो भाग गया यहाँ से, तो दो ही व्यक्ति बचे, इनके साथ संधि हुई। कौन? शाह आलम द्वितीय के साथ पहली संधि होती है इलाहाबाद, इलाहाबाद की प्रथम संधि, और इधर होती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। कब कब हुई? तो ये हुई थी 12 अगस्त 1765 को। ये कब हुई? 16 अगस्त 1765 को। इस तरीके से दो संधि होती। इसमें क्या कहा गया? कहा गया कि भैया आपको मैं कड़ा व इलाहाबाद क्षेत्र दे रहा हूं। इलाहाबाद क्षेत्र दिए। कहने का तात्पर्य है जो अवध वाले क्षेत्र में कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र था, वो शुजाउद्दौला के पास से लेकर इसको दे दिए गए, शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए। इसके अलावा कहा गया इनसे कि आप हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देंगे। देखो, मैंने बताया था कि एक जो है सूबेदार होता था, एक दीवान होता था। तो दीवान को जो राजस्व वसूल करता था उसे दीवानी कहा जाता था। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी गई? अंग्रेजों को। अभी पूर्ण रूप से ये जो है ये वाले क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में नहीं आते हैं, लेकिन अभी आगे जब नजमुद्दौला गद्दी पर बैठेगा तो हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे क्या होता है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो है दीवानी किसको दे दी गई है? अंग्रेजों को दे दी गई। और इनसे कहा कि आप हमें जो है 26 लाख रुपया वार्षिक देंगे। ये संधि किससे होती है? शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होती है कि आप जो है मैं आपको कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र दे रहा हूं, साथ ही साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी आप हमें देंगे, और इसके अलावा 26 लाख रुपए वार्षिक आप हमें दिया करेंगे। ये तो संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ। अब शुजाउद्दौला के साथ क्या हुई? तो इनको पहली संधि में यही बताया गया कि कड़ा व इलाहाबाद मुगलों को देना होगा। इसके अलावा 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में
कहा कि युद्ध युद्ध में तुम ही सबसे पहले कूदे थे, तो 50 लाख रुपए तुम युद्ध के हर जाने के रूप में दोगे। इसके अलावा चुनार, चुनार पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। कहा चुनार वाले क्षेत्र में जो है अंग्रेजों का अधिकार होगा। और कहा कि अब जो है अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों के पास रहेगी। तो अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों के पास। और कहा जो ये अवध की जो सुरक्षा होगी, इसमें जो सैनिक होंगी उनकी जो है पेंशन या कह सकते हैं उनके वेतन कौन देगा? अवध का नवाब देगा। वेतन कौन देगा? वेतन देगा अवध का नवाब। बात वही हो गई कि आपकी जो है 4 व्हीलर है या आपकी गाड़ी है, उसको चलाऊंगा मैं, लेकिन पेट्रोल आपको डरवाना पड़ेगा। ये हो गया ये संधि। तो इस तरीके से ये संधि हुई शाह आलम द्वितीय के साथ। ये वाली संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और शुजाउद्दौला के साथ में 16 अगस्त 1765 को संधि होती। और इस प्रकार से बंगाल वाले क्षेत्र में पूरा कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। तो अभी ये मत सोचिए कि नवाब गद्दी पर नहीं बैठेंगे, अभी 3 नवाब रह गए हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और उसके बाद में पूरा बंगाल की नवाबी समाप्त हो जाती है और वारेन हेस्टिंग्स जो है अपने क्षेत्र में पूरा क्षेत्र मिला लेता है। तो चलो एक बार इसको फिर दोहरा लेते हैं और उसके बाद में वीडियो का अंत करते हैं। मैंने बताया 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला थे और उधर से हेक्टर मुनरो था। इसमें जो है हेक्टर मुनरो युद्ध जीत जाता है। उसके बाद में मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद में संधियाँ होती हैं शाह आलम द्वितीय के साथ और शुजाउद्दौला के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। इसके बाद में इसमें कहा गया कि कड़ा व इलाहाबाद क्षेत्र आपको दिए जाएंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के पास होगी अब, और 26 लाख रुपए प्रतिवार्षिक आप हमें दिया करेंगे। इधर शुजाउद्दौला से कहा गया कि जो बंगाल और शुजाउद्दौला से कहा गया कि कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र होगा वो आपको मुगलों को देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो है युद्ध के हर जाने के रूप में 50 लाख रुपए देने होंगे। चुनार पर अब अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा और साथ ही साथ अवध का जो सुरक्षा होगी वो अंग्रेजों के हाथ में होगी, परंतु जितना भी सुरक्षा में पैसा आएगा, सैनिकों के वेतन देना होगा, वो अवध का नवाब देगा। इस प्रकार से यह संधि समाप्त होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। उधर मैंने बताया था गद्दी पर बैठा है मीर जाफर, 1765 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में नजमुद्दौला गद्दी पर बैठता है। 3 नवाब रहे हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना साथ यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।